खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। 2 हफ्ते बाद की शादी की वजह से घर में समा ही अलग बन गया। अफशीन ने सबसे बायकॉट कर लिया था। कबीर बस मुस्कुरा कर पलट गया। वो अपनी खुशी का इजहार उसी शख्स के सामने करना चाहता था जिसको वो पाने जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ सालार ने सब कुछ अरेंज करने की ठान ली थी और आरस भी उस बार उसके साथ था, क्योंकि बड़े भैया के लिए उसे नैन बहुत पसंद आई थी और सबसे ज्यादा नैन की तारीफें वही किए जा रहा था। जैन भी अपने गम से निकलकर अब उन सब के साथ मौजूद था। यार परीशे, ढोलकी मंगाओ सबसे पहले, अमल ने कहा। लो जी, सारी चुड़ैलें शुरू हो जाएंगी, गाना गाने सिर्फ सालार भैया गाएंगे, जैन ने कहा। तो अमल ने उसको नागवारी से इग्नोर कर दिया। अलबत्ता परीशे जान छोड़ देने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। उठकर जैन के 2 मुक्के रख दिए। सालार और आरस दिल खोल कर हंसे। यार ये बड़े भैया को भी पकड़ कर लाओ, जैन, आरस ने कहा, क्योंकि वो सब महफिल लगाए बैठे थे। सब खवातीन कपड़ों के बारे में गुफ्तगू कर रही थी, जबकि बाबा हमेशा की तरह नाराज स्टडी में बंद थे और बाकी सब फंक्शंस की चीजें अरेंज कर रहे थे। ना भाई, कभी मुझे शूट ना कर दें, जैन ने फौरन इनकार कर दिया। यार जाओ बुलाकर लाओ, सालार ने उसको धक्का दिया तो जैन बुरा सा मुंह बनाता वहां से चला गया और कबीर के रूम का दरवाजा बचाया। सब उसी को देख रहे थे जो बेहद डर रहा था। यही सालार का रूम होता तो वो अंदर कब का घुस चुका होता, मगर कबीर के रूम में एंट्री से पहले दस्तक जरूरी थी। यस कम इन, कबीर की आवाज पर जैन अंदर दाखिल हुआ। हाँ बोलो, कबीर ने उसको देखा। वो बड़े भैया, सालार भैया कह रहे हैं आप भी बाहर आ जाए। जैन ने मलबा सालार पर डाला। मेरा मूड नहीं, जाओ दरवाजा बंद कर देना, कबीर ने कहा। जैन तो फट से बाहर निकलने लगा और पीछे से सालार खुद ही उठकर आ गया। उसके हाथों से किताब खींच ली। सालार, कबीर ने गुस्से से देखा। अपने दिल की गुदगुदी को गुस्से में छुपाओ यार, खुश हो तो खुशी जाहिर करो। हमने कौन सा तुम्हारी टांगे खींची हैं? वो आराम से बोला। शट अप, तुम्हारी वजह से ये सब बिगड़ रहे हैं, कबीर बोला। क्या वाकई? सालार ने खूब अदाकारी की और कबीर को घसीट कर बाहर ले आए। तभी आफान भी ये खबर सुनकर पहुंच गया था और कबीर को बीच में खड़ा करके फिर सब लड़कों ने भंगड़ा डाला उसके इर्द गिर्द, जबकि लड़कियों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। आरिस को पहली बार इतना खुश देख रही थी आयत। उसने सालार के पांव में टांग अड़ाकर एक पांव से भंगड़ा डालना शुरू कर दिया, जबकि गाना सालार गा रहा था और बिलाशुबा उसकी आवाज बेहद जबरदस्त थी। इसी में आफान और जैन भी शामिल हो गए, जबकि कबीर अपने ओछे भाइयों की हरकतों पर मुस्कुराहट दबा गया। सांस फूलने पर वो सब सोफे पर बैठ गए। पानी? सालार ने आयत की तरफ देखा और वो जी जी करती उठ गई। जैन, सबसे बुरा तुमने डाला है, परीशे ने कहा। मैं पैदाइशी भंगड़े डालने वाला हूं क्या? जैन ने मुंह बनाया, जबकि सालार लंबे सांस भरता उसकी कमर पर मुक्का मार गया। जवान, होश में आ गए हो? पानी का गिलास भरते हुए वो बोला तो जैन मुस्कुरा दिया। लाशौरी तौर पर अमल से निगाह मिली जो उसकी तरफ देख रही थी। आंखों में गुस्सा, नागवारी सब था। जैन ने निगाह फेर ली। मुझे भी दावत दे दो, कुछ लगता हूं मैं भी तुम्हारा। आयत ने आफान को जब पानी दिया तो आरिस चिढ़कर बोला। आयत ने गिलास टेबल पर रख दिया। आरिस उस बेइज्जती पर हैरान रह गया सबके सामने, जबकि सालार और आफान के कहकहों में जैन का भी शामिल हो गया था। कबीर अलबत्ता मुस्कुरा रहा था। जियो मेरी बहना, ऐसे ही छक्के मारती रहो, सालार ने दाद दी। जिस दिन विकेट उड़ गई ना, लग पता जाएगा, आरिस ने घूर कर जवाब दिया। और 30 मार खान बकवास पेट में ही रख, उसके भाई बैठे हैं समझा? सालार ने घूर कर उसको देखा। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आरिस ने साफ इनकार किया। वैसे कबीर, ये आयत की शॉपिंग आरिस को करानी चाहिए, राइट? सालार किसी के मामले में टांगे अड़ाए बिना बाज आ सकता था। आयत जरा खफीफ सी हो गई। आरिस का पानी बाहर को निकल आया। जैनी को मनाने के लिए वो तो अपने सारे पैसे उसे भेज चुका था। अब तो उसके पास इतने ही थे कि वो अपने छोटे मोटे खर्चे कर लेता, कहाँ पूरी शादी की तैयारियां कराना। लो, मैं क्यों कराऊं? आरिस ने नफी की। तमीज से आरिस, कबीर ने कहा।
तो आरज मुंह बनाने लगा। कल ही तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर हुए हैं। तुम्हारी बीवी को शॉपिंग तुम ही कराओगे। कबीर ने फैसला सुनाया तो आरिस सालार को घूरने लगा, जो अपनी हंसी पानी के ग्लास के पीछे दबा रहा था। आरिस का बस नहीं चला कच्चा चबा जाए। ये बड़े भाई भी किसी मुसीबत से कम नहीं होते। उसे आज महसूस हो रहा था। आ गई समझ? कबीर ने अपनी बात पर जोर दिया। जी बड़े भैया, आरिस ने कहा और आयत को देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। लंबी सियाह घनी पलकें झुकी हुई थी। उसने उस खूबसूरत मुजस्मे से निगाह हटा ली। दिन ब दिन वो ऐसी होती जा रही थी कि आरिस उसके चेहरे से निगाह ही नहीं हटा पाता था। वो सब काफी देर वहां बैठे बातें करते रहे और जब रात ज्यादा हो गई तो मुर्तजा साहब को ही बाहर निकलकर सब पर बरसना पड़ा, तो सब जल्दी जल्दी अपने कमरों में भाग उठे। अगली सुबह से ही काम शुरू हो गए। कबीर ने मुर्तजा साहब को हर मुमकिन तरीके से मनाने की कोशिश की और वो ज्यादा नहीं तो कुछ तो मान ही गए थे। और फिलहाल कबीर के लिए इतना ही बहुत था। कबीर और आरज ऑफिस चले गए। जबकि जैन कॉलेज जाने के लिए तैयार ही था, तभी सालार नीचे आ गया। वो अपने नाइट ड्रेस में था। जब मुर्तजा चले जाते थे तभी वो नीचे इस तरह उतरता था। कहाँ जा रहे हो? सालार आराम से चेयर घसीट कर बैठा। दोबारा कॉलेज? जैन ने बताया। गोली मारो कॉलेज को, सालार ने मुंह बनाकर कहा। क्या वाकई? जैन एकदम खुश हुआ। ऑफ कोर्स मेरे भाई, गोली मार दो कॉलेज को, जब तक कबीर की शादी नहीं होती। वो बोला तो जैन ने गहरी सांस भरी। ओ बड़े भैया, जैन को उसी की फिक्र थी, उसे भी गोली मार दो, सालार ने हल्की आवाज में कहा और दोनों हंस पड़े। लड़कियों, तुम भी कॉलेज को खैर बात कह दो, आराम से शादी के बाद जाना। अमल और परीशे से भी कहा। सभी खुश हो गए, जबकि मदीहा ने नफी में सर हिलाया। कबीर से खुद निपटना फिर। वाई नॉट माई मॉम? फिलहाल काफी का कप दें ताकि मैं होश में आऊं। आरिज ने मैसेज किया था, बाबा ने मेरे लिए लिस्ट रेडी कर दी है। वो मुंह बनाकर बोला तो मदीहा उसके लिए कॉफी बनाने चली गई। लड़कियां अपने कपड़े डिसाइड करने लगीं। जैन, तुम ले जाना इनको, सालार ने कहा। मुझे नहीं जाना इसके साथ, अमल एकदम बोली। सबने हैरत से उसको देखा। क्यों बदतमीजी कर रही हो अमल? तंजीला ने घूरा। जैन अलबत्ता गुस्सा काबू कर रहा था। अब यह लड़की ज्यादा कर रही थी। जो उसने नहीं किया उसकी सजा देने की कोशिश कर रही थी। अमल वहां से चली गई, जबकि सालार ने जैन को देखा, जिसने शाने उचका दिए और दोबारा नाश्ता करने लगा। गुड इवनिंग सर, पीए की कॉल उसने पिक की। गुड इवनिंग। वो घर से निकल ही रहा था और अभी वो फोन करता उसकी खुद ही कॉल आ गई। अच्छा किया तुमने फोन कर लिया, मुझे मार्केट जाना है, उसने कहा तो पीए ने अभी पहुंचने का कहा। सालार ने 10 मिनट उसका वेट किया और वो पहुंच गया। ड्राइविंग के दौरान उसने दोबारा उसे बुलाया। हाँ बोलो। वो बोला, सर आपने मैडम के बारे में कोई ऑर्डर नहीं दिए। उस दिन के बाद पीए बोला तो सालार ने उसकी तरफ देखा। वो दिन याद आ गया। हाथ की चोट अब भी हरी थी। कंफर्टेबल है? उसने बस इतना पूछा। यस सर, अब कुछ कंफर्टेबल है। शायद उन्हें यकीन हो गया है कि आप नहीं आएंगे अब, उसने कहा तो सालार ने सर हिलाया। गुड। ये इद्दत कब खत्म होती है, तुम्हें कुछ पता है? सालार ने मोबाइल एक तरफ रखकर पूछा। सर मेरे ख्याल से उनकी इद्दत कुछ दिनों तक खत्म हो जाएगी, पीए ने बताया। सालार ने उसकी जानिब देखा तो वो उसे समझाने लगा कि 4 महीने 10 दिन का अरसा और सब बातें बताई। लगता है मौलवी रहे हो तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट से पहले? सालार हंसा। नहीं सर, ये कॉमन बात है, पीए ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, मुझे नहीं पता थी। खैर, जिस दिन खत्म हो जाए उस दिन उसके बारे में बात करना। सर एक सवाल करूं? पीए ने पूछा तो सालार, जो दोबारा मोबाइल उठा चुका था, मसरूफ से अंदाज में बोला। पूछो, उसने कहा। सर आप इद्दत खत्म होने के बाद क्या करेंगे? उसने कुछ झिझकते हुए पूछा। जायज तरीके से इज्जत लूटनी है इसकी, सालार ने आम से लहजे में कहा, जबकि वो एकदम गाड़ी रोक गया। सर, वो हैरानगी से देखने लगा, जबकि सालार ने उसको घूर कर देखा। साले इतनी भी तमीज नहीं, मेरे मतलब ही समझ जाए। शादी करूंगा, लेकिन सर। भाई तुम्हें क्या मसला है? सर आपको माही मैडम याद है क्या? पीए ने बताया तो सालार जैसे थम गया। जब वो बैंकॉक में शूट के लिए गया था, माही तब उसके साथ काफी सेट हो गई थी और सालार से शादी की ख्वाहिशमंद थी, जबकि सालार ने भी हामी भर ली मगर अनाउंसर नहीं किया था। खैर, वो तो उसकी मुंतजिर थी। सालार ने गहरी सांस खींची। तुम्हें सच बताऊं तो मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं। इस लड़की,
वो सिर्फ उसके थप्पड़ की सजा सालार के रूप में मिलेगी। मगर सर, आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं, कब से बोले जा रहे हो? सालार ने घूरा। पीए खामोश हो गया। अब बोलो भी, उसने जानना चाहा। पीए ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सर, आई थिंक वो मैडम ऑलरेडी काफी कुछ सह चुकी हैं। वो बोला, लफ्जों को संभालने की कोशिश की। यार, तुम्हें मैं साइको लगता हूं? बस मुझे लगता है वो शादी मटेरियल है। अब मुझसे मजीद सवाल नहीं करना। सर, आपको वाकई दिलचस्पी नहीं उनमें? उसने आखिरी सवाल किया। नहीं, सालार ने साफ जवाब दिया। और वो खामोश हो गया। वो तो समझता था कि सालार को मोहब्बत हो गई है, जो उसने इस लड़की को उठवाकर अपने फ्लैट में रहने की जगह दी थी। मगर यहाँ तो कहानी ही अलग थी। और उसे हैरत हुई कि यह शख्स काफी अजीब है। उसे खुद भी नहीं पता होता कि उसने आखिर करना क्या है। बहरहाल, माँ ही तो उसके लिए सीरियस थी, ये बात वो बखूबी जानता था। जबकि जिसने सीरियस किया था वो भूला बैठा था। शादी की तैयारियों का जोश ही अलग था। हफ्ता कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। घर में शॉपिंग मुसलसल जारी थी। मदीहा को तो किसी के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा था। नानी भी गांव से आ गई थी सबके साथ, जबकि एमन भी आई थी। वो देखना चाहती थी जिसके लिए कबीर ने उसे ठुकराया है वो कौन है। घर मेहमानों से भर गया। अफशीन अब भी ठीक नहीं हुई थी और सालार को तो उस दिन के बाद फुर्सत ही नहीं मिली सर खुजाने की। मुर्तजा ने हर काम की जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी। जैन अपनी मस्ती में मगन था, आने वाले वक्त से अनजान। जबकि आरिस को आयत के कपड़ों की फिक्र थी, क्योंकि कबीर उससे बार बार यही पूछ रहा था कि तुमने आयत को शॉपिंग कर दी। आरिस ने कंपनी के अकाउंट से किसी को बताए बिना पैसे निकलवा लिए, क्योंकि शादी की वजह से किसी का ध्यान नहीं था उस तरफ। वो आयत के रूम में आया। आयत बेड पर लेटी हुई थी। कमरे में अंधेरा था, हालांकि सब बाहर थे। फिर वो यहाँ क्यों थी? उसने रूम का डोर लॉक किया और अंदर आ गया। उसे शायद एहसास नहीं हुआ था, तभी वो यूं ही लेटी रही। आरिस को उसके गुलाबी लब और चेहरे का नीला हिस्सा नजर आ रहा था। आयत ने अचानक ही आंखों पर से हाथ हटाया तो सामने उसको पाया। दोनों की निगाह एक दूसरे में उलझ कर रह गई। आयत ने निगाह फेर कर उठना चाहा, जबकि आरिस ने पैसे दूसरी तरफ बेड पर फेंक कर उसके सामने बैठ गया। आयत का दिल बुरी तरह धड़का। क्यों आए हो? वो पूछने लगी। यहाँ क्यों बंद हो? आरिस ने सवाल किया। उसकी आंखों के पर्दे फूले हुए थे। आरिस के सवाल पर आयत की आंखें तेजी से भीगी और उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे। आरिस ने बेसारी से उसको देखा। लाजमी वही मुर्गे की एक टांग जो वो कभी करेगा नहीं, उसी का गम मनाया जा रहा था। मगर आयत ने आंसू साफ कर लिए उसके चेहरे पर बेजारी देखकर। मैं हैरान हूं तुम्हारी ढिठाई पर। आरिस ने एक आईब्रो उचकाकर देखा। आयत को लगा उसका दम घुट जाएगा। उस शख्स की नफरत खत्म ही नहीं हो रही थी, दिन ब दिन अजीब हो रही थी। खुद ही उसके पास आता और खुद ही तंज करता। इसी हालत में वो क्या कर सकती थी? मेरी उदासी को और किसी भी गम का आरिस आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आयत ने कहा और चादर हटाकर उठने लगी। आरिस को हंसी आ गई। क्या वाकई तुम इस कमरे में बंद ये नहीं सोच रही कि नानी ने तुम्हारी आंखों से और तुम्हारे वजूद से सब पहचान लिया? तो वो वही बात करने लगा जिसका खौफ उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अगर कोई पहचान भी गया तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी ये बच्चा आपका है, फिक्र ना करें। आयत ने अजियत की इंतहा पर पहुंचते सुर्ख नजरों से उसको देखा। आरिस के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। तो किसका है बच्चा ये? वो संगीन लहजे में उसका बाजू जकड़ गया। किसी का भी हो सकता है, मगर आरिस आपका नहीं है। आयत ने गुनाह किया है और वो उसे छुपाती फिर रही है। कोई भी पहचान ले, मुझे परवाह नहीं। वो अचानक उसे दूर धकेलती चिल्लाई, जबकि आरिस का हाथ उस पर उठा और उसका चेहरा सुर्ख कर गया। मुझे और मेरे बच्चे को गाली दे रही हो? वो धाड़ा आपे से बाहर ही लगा। कोई सुन लेगा, फिर क्या जवाब देंगे? वो सिसकने लगी। इतनी तकलीफें ना दे मुझे कि इसके निशाना छुपाने मुश्किल हो जाए। अब इस थप्पड़ के निशान को कैसे छुपाऊंगी? वो जैसे खुद अजियत का शिकार लगी। आरिस के दिल पर लगी थी आज पहली बार उसकी हरकत। ये बच्चा मेरा है, जायज है और मुझे परवाह नहीं ये बात खुलती है या नहीं। अच्छी बात है, मुझे भी परवाह नहीं। मेकअप से थप्पड़ के निशान को छुपाती वो बोली, ये सब क्या कर रही हो तुम? आरिस की बर्दाश्त से बाहर हुआ और उसने उसके हाथ से सामान लेकर दूर उछाल दिया। दफा हो जाएं आप मेरे कमरे में से, वरना बाहर निकलकर आपका इतना तमाशा लगाऊंगी कि यहाँ मौजूद सब सोचेंगे कि क्या ये आयत है।
वो भी बिना लिहाज के चिल्लाई, तुम्हारी इस चौंच पर कदम रखने मुझे आते हैं आयत। उसने उसका मुंह जकड़कर कहा और उसको दूर धकेलकर बाहर निकल गया। धड़ धड़ सीढ़ियां उतरता वो कई लोगों की नजरों में आया था। वो बेहद हैंडसम था। हैंडसम तो मदीहा के चारों बेटे ही थे और ये बात तो सब ही कहते थे। वो मम्मा के कमरे में पहुंचा तो वहां भी मेहमान थे, नानी भी थी। देखो लड़के को कैसे सुर्ख चेहरा लिए मुंह उठाए फेर रहा है। नानी ने झिड़क दिया। मम्मा कुछ देर बाद कर सकता हूं? आरिस जब्त से बोला। हाँ बोलो बेटे, मदीहा ने पूछा। अकेले में, वो कहकर बाहर निकल गया। अरे देख लो मदीहा, हमसे भी पर्दादारी होने लग गई। नानी ने बुरा मनाया। मदीहा शर्मिंदा सी बाहर निकल गई और आरिस के पास आई। रुखसती चाहिए मुझे आयत की, वो भी कल ही, बड़े भैया की मेहंदी पर। वो बोला, जबड़े तने हुए थे, चेहरे पर पसीना था। क्या क्या किया है तुमने आयत के साथ? मदीहा ने उसका शाना पकड़ा। उसे आयत की फिक्र होने लगी। मैं आपको फैसला सुना चुका हूं। आरिस बोलकर वहां से निकल गया। मदीहा ने सर थाम लिया। ये सब क्या हो रहा था? वो अंदर आई तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। क्या हुआ मदीहा? फिर से नानी ने पूछा। कुछ नहीं, वो मुस्कुराई और सालार का नंबर डायल किया। बेटे जरा ऊपर आओ, उन्होंने कहा और फोन बंद कर दिया। थकावट से उसका बुरा हाल था, मूड अलग खराब था कि नींद पूरी नहीं हो रही थी। न जाने किस नौयत के सुकून की तलाश थी सुर्ख आंखों और सुर्ख नाक से जो ये पता दे रही थी कि वो बीमार पड़ गया है। काम के बर्डन के बायस वो अंदर आया। जी मम्मा, उसने बिना किसी को देखे पूछा तो ऐमन तो उसको देखती रह गई। कबीर तो शायद सोबर सा लगता था, मगर सालार क्या पर्सनैलिटी थी। वो वहीं होंक नजरों से देखती रही। बड़ी बड़ी आंखों में बला की नागवारी थी हर चीज के लिए। बेटा नानी से सलाम नहीं किया? मदीहा ने कहा तो उसने नानी के आगे सर झुकाया, फिर मामी के आगे और फिर ऐमन को एक निगाह देकर वो मदीहा की तरफ मतवज्जे हुआ। बाहर आओ जरा, मदीहा मुस्कुरा कर बोली। सालार बाहर निकल गया, जबकि ऐमन के लबों पर उसको देखकर अजीब मुस्कान आ गई। अम्मी जी, कबीर ने तो मनमानी कर ली, सालार के लिए ऐमन की बात चला ले। मामी बोली तो नानी जो पान खा रही थी होश में आई। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा है, मगर जरा ठहरे दिमाग का है, नानी बोली, क्योंकि सालार के बारे में मदीहा से सुन चुकी थी। नानी क्या फर्क पड़ता है, मैं मैनेज कर लूंगी। ऐमन ने कहा तो उन्होंने उसके सर पर प्यार किया। अगर तुझे पसंद है तो फिर कर लेती हूँ बात पक्की, उन्होंने कहा तो ऐमन मुस्कुरा दी। जबकि दूसरी तरफ मदीहा ने सालार को सारी बात बता दी। मैं मुंह तोड़ दूंगा इसका, वो गुर्राया। आराम से बात करो सालार, और मैं भी ये ही चाहती थी कि आयत की रुखसती हो जाए, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। मदीहा बोली। भाई ये कोयलों पर क्यों खड़े हो रही हैं? कबीर के बाद हो जाएगी रुखसती, ये कल ही करने की कैसी जिद है? सालार ने गुस्से से कहा। तुम्हें मैं कह रही हूं सब संभाल लो, मैं ऐसा ही चाहती हूं। मदीहा आयत के ख्याल से ही कह रही थी। ठीक है, सालार ने कहा और उन्हें बिगड़े तेवरों से वहां से गुजर गया। मुझे लगता है उसकी तबीयत नहीं ठीक, मदीहा बड़बड़ाती हुई अंदर आई। जाओ ऐमन बच्चे को दूध में हल्दी दिया, सारी थकावट उतर जाएगी, नानी ने कहा तो ऐमन जल्दी से उठी। अम्मी जी परीक्षे दे देगी, मदीहा बोली। चुप रह बस, उन्होंने कहा तो वो चुप हो गई। जबकि ऐमन ने सालार को ऊपर जाते देखा तो मुस्कुराकर किचन में आ गई। दूध और हल्दी बनाकर वो ऊपर जाने लगी। ऊपर का पोर्शन बेहद हसीन था, यूनिक चीजें, महंगी तर्ज का वो सुकून दे जगह थी। ऐमन अंदर आ गई। सालार अंधा बिस्तर पर लेटा था। ऐमन जरा सी खांसी, सालार झटका खाकर मुड़ा। ऐमन को देखकर पल भर के लिए हैरान हुआ। आप यहाँ? उसने कहा। आप थक गए हैं, ये दूध हल्दी ले लें, ठीक हो जाएंगे, ऐमन बोली तो सालार ने गहरी सांस भरी। मैं ये सब नहीं पीता, उसने कहा और उसके जाने का इंतजार करने लगा। फिर आपके शाने दबा दूं? नानी कहती हैं थकावट उतर जाएगी। नानी ने यह नहीं बताया कि किसी आवारा लड़के के कमरे में जाकर उसे दावत नहीं देनी चाहिए। सालार ने घूरा ऐमन हंस दी और दुपट्टे को मजीद गर्दन से चिपका लिया। उसे समझ आ गई थी कि कबीर ऐमन से शादी पर कभी क्यों नहीं राजी हुआ। नानी तो बहुत कुछ बताती हैं, बताएं आपकी खिदमत कैसे करूं? रहने दो, ले ली मैंने तुम्हारी खिदमत तो बाकी पीछे कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। सालार उठ गया कि शायद वो उठकर चली जाए। रुकें तो, ऐमन उसके पीछे आई। यार जाओ तुम, मेरा दिमाग खराब मत करो। सालार ने उसको दूर धकेला,
जबकि ऐमन को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं मम्मा को बुला लूंगा। क्यों, डर गए? एक आवारा लड़का लड़की से डर गया? ऐमन बोली तो सालार ने गुस्से से उसके बाल जकड़ लिए। इससे पहले कि वो वाकई उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता, उसे जस्ट टाइम पास समझकर दिमाग में जिमल का चेहरा उतर आया। वो एकदम झटका लगाकर उससे दूर हुआ। पेशानी पर पसीना उतर आया। वो समझ नहीं सका उसका चेहरा क्यों जहन की स्क्रीन पर आया और वो ऐसे क्यों दूर हुआ, जबकि ऐमन को उसकी मां ने पुकार लिया। मगर वो तो सालार पर ही मर मिटी थी। अजीब जंगली सा आदमी था और उसे हर कीमत पर सालार ही चाहिए था।